Friends, I am Pooja and welcome back to your own YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो बिजनेस लॉ के स्टूडेंट जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड ये वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी कि PYQs यहाँ पर मेनली डिस्कस करने जाने वाले हैं। हम PYQs डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो ओवर द ईयर्स रिपीटिशन पे पूछे गए हैं, जिनका आपके एग्ज़ाम में आना 90% पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप जो है 80 to 90% अपना सिलेबस कवर कर लोगे। एक और चीज़, आपको इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपका सरप्राइज़ क्या रहेगा, जैसे आप लोगों को पता होगा दैट अगर आप एक नोट्स को एक PDF नोट्स की परचेज करते हो तो आपको 45 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अगर आप उसे कॉम्बो में लेते हैं तो एक से ज़्यादा नोट्स अगर आप परचेज करेंगे तो 40 रुपीज़ पर नोट्स पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप कॉम्बो लेते हैं 5 से 6 नोट्स का तो आपको जो है 5 नोट्स के पे करना पड़ेगा और एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसको लेकर सरप्राइज़ ये है दैट वीडियो के दौरान मैं आपसे कोई भी 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। जो भी पर्सन बिल्कुल सही जवाब देगा कमेंट के अंदर, उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही बच्चों के लिए है, यानी कि 3 ही स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो जैसे ही आपको क्वेश्चंस मिले, आपने जल्दी जल्दी से जाके कमेंट में रिप्लाई करना है और वहाँ से विनर्स को जो है अनाउंस किया जाएगा हमारी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब को चैनल को एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर सकते हो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज हम BCom के ऑनर्स सेमेस्टर 1 के बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है ठीक है। DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, What is legal constraints apart from being a minor and unsound mind may affect a person's capacity to enter into a contract? सॉरी, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछना चाहता है कि लीगल क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, लीगल क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग, भाई इसके अलावा कि वो तो माइनर नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड यानी कि वो जो है मेंटली स्टेबल नहीं, मतलब मेंटली स्टेबल होना चाहिए वो पर्सन। ठीक है, और जो है हाँ, तो ये 2 चीज़ें तो इसने दे रखी है कि एक तो पर्सन जो है मेंटली स्टेबल होना चाहिए, दूसरा माइनर नहीं होना चाहिए। तो ये पूछा कि इसके अलावा और क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है या फिर किसी लीगल केस के अंदर हो सकता है, ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन बट मस्ट पोजेस लीगल कैपेसिटी अंडर द एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपको मेंशन करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए एक पर्सन को जो है एक लीगल कैपेसिटी के अंदर आना पड़ता है। वो लीगल कैपेसिटीज़ क्या क्या होगी, ठीक है। द लीगल constraint affecting capacity of the contract apart from being minor and person of unsound mind the following। ठीक है, तो नीचे देखें कि क्या, एलियन एनिमी, एंड एलियन एनिमी इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री एट वॉर विद इंडिया। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि एलियन एनिमी वो है, कोई भी किसी भी कंट्री का हो सकता है, हर एक वो पर्सन एलियन एनिमी है जो जिसके इंडिया के साथ संबंध अच्छे नहीं है, जिस कंट्री का वॉर चल रहा है इंडिया के साथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद एलियन एनिमी ड्यूरिंग द continuance of war are void as they are considered as against national interest। क्योंकि वो लोग अगेंस्ट एज अ नेशनल थ्रेट उनको माना जाता है, तो उनकी द्वारा दी गई किसी भी स्टेटमेंट जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो उस पर्सन की कोई भी इंटेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट को वैलिडेशन नहीं मिलता है। फॉरेन सोवेनियर्स एंड एम्बेसडर्स, फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। फॉरेन सोवेनियर्स और एम्बेसडर्स जो है उनको हमारी कंट्री के वेल बीइंग से कोई लेना देना नहीं है। उनको किस चीज़ में, वो उनको सिर्फ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी करनी है,
उनको वो संबंध बनाने हैं जिससे उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है। दे कैन नॉट बी स्यूड इन इंडियन कोर्ट, और इसीलिए उन्हें इंडियन कोर्ट में स्यू नहीं किया जा सकता अनलेस दे आर वॉलेंटरी सबमिशन टू द ज्यूरिस्डिक्शन। जब तक उन्होंने ज्यूरी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है, उनको जो है हम नहीं जो है सबमिट कर सकते कोर्ट के अंदर। कन्विक्ट्स, अ पर्सन अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। भाई कोई पर्सन जेल के अंदर है, किसी क्राइम के अंदर, किसी क्राइम की वजह से जेल के अंदर गया हुआ है, उसके साथ भी आप कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट्स, एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज डिप्राइव्ड टू द राइट टू डील विद दिस प्रॉपर्टी। एक इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जिसके पास हक नहीं होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी खुद से डील कर सके, ये उसको कानूनी हक नहीं होता है। दो ही कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट बाइंड हिज प्रॉपर्टी वंस डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जब उसकी प्रॉपर्टी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में तो आ सकता है, बट उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके साथ नहीं आएगी, ठीक है। और ये यहाँ पर इसे क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी और कॉरपोरेशन, company's capacity to contract is limited by memorandum of association। एक कंपनी की कैपेसिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिमिट करती है। किस चीज़ से लिमिट होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एनी कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड, ठीक है। Meaning and natural quasi-contract. A quasi-contract is not a contract in a true sense, as it lacks essential elements to offer acceptance and mutual consent. It is an obligation imposed by the law to ensure fairness and prevent unjust enrichment. देखो ये क्या कह रहा है, सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये कोई भी जो है लिटरल सेंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। लिटरल सेंस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऑब्लिगेशन है विच द लॉ क्रिएट्स। ये एक ऑब्लिगेशन है कि भाई किसी भी, जैसे आपने एक नॉर्मल एग्जांपल में देखा होगा कि किसी भी केस के दर्ज होने से पहले सबसे पहले एफआईआर आप दर्ज करवाते हैं, राइट, ताकि आपके पास सबूत हो। तो वैसा ही वो एक जो है वो लॉ ऑब्लिगेशन है कि उस चीज़ को करना ही पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल वैसे ही कोसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि ये कोई इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ये कोई जो है असली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये एक ऑब्लिगेशन है जिसे आप करना पड़ेगा एज अ प्रूफ। सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़, तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट जो है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या क्या आता है? सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, सेक्शन 68। ये सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला इसको अगर आप थोड़ा म्यूटली भी थोड़ा वो डिफाइन करोगे तो इट डजंट मैटर, बट ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, तो आपसे याद रखना। इफ द नेसेसिटीज आर सप्लाइड टू अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, द सप्लायर इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन। ये कह रहा है कि जब आप किसी पर्सन को या तो किसी कि बच्चे को, माइनर को जब आप कोई भी चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, फिर अनसाउंड माइंड जो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उस टाइम पे आप ही को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो भी एक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। अ पर्सन हु पेज मनी ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट कैन रिकवर द अमाउंट। एक इंसान जो अपने फायदे के लिए किसी और को पैसा दे रहा है, ठीक है, कैन रिकवर द अमाउंट, वो कर सकता है। Obligation to pay non-gratuitous act, section 70। If a person lawfully does something for another without intending it to be gratuitous, the beneficiary must compensate। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि जब एक पर्सन लॉफुली यानी कि लॉ के दायरे में रहकर किसी इंसान के लिए कोई काम करता है, ठीक है, तो वो बेनिफिशियरी होता है, यानी कि जो भी उसका फ़ायदा होगा ही डिजर्व्स अ परसेंटेज, राइट। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, सेक्शन 71। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द बेली।
ठीक है, मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय द मिस्टेक्स, मनी और गुड डिलीवर्ड बाय द मिस्टेक अंडर अ कोवर्जन मस्ट बी रिटर्न। जो भी मनी या फिर चीज़ें आपने एक्वायर की अंडर कोवर्जन, किसी को मैनिपुलेट करके, किसी को जो है फुसला के या फिर आपने बहका के जो भी चीज़ की है, उसे लॉफुली नहीं कंसीडर किया जाता। इट डजेंट मैटर कि आप किसी का प्लॉट ले रहे हो, आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर जब तक अगर आपने वो चीज़ कोवर्जन में की है। कोवर्जन के अंदर आप क्या, अल्कोहल का यूज़, सेडेटिव का यूज़, ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करते हो तो आपकी इस प्रॉपर्टी को वैलिड नहीं माना जाता लीगली, ठीक है। तो ये आपको वापस करनी ही करनी पड़ेगी। कंक्लूजन आई होप आप लिख लोगे, ऊपर का समरी लिखना होता है, ठीक है। वेट मैनेजमेंट कंपनी इशूड अ फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन द पेपर। एक वेट मैनेजमेंट कंपनी ने पेपर के अंदर एक न्यूज़ डाला, एनी पर्सन हु यूजेस द टैबलेट ऑफ देयर कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस शैल लूजेस 15 kg। एक इंसान जो उनकी दवाइयाँ यूज़ करेगा, ठीक है, वो 15 किलो वेट लूज कर लेगा एक महीने के अंदर। द कंपनी शैल पे अमाउंट ऑफ 5 lakhs टू एनीवन हु डज नॉट लूज वेट एज स्टेटेड अबाउट। और जिससे भी एक महीने अंदर अगर उसने टेबलेट खाई और उसका 15 किलो वजन कम नहीं हुआ तो कंपनी उसको 5 लाख रुपए पे करेगी। द टैबलेट वॉज परचेज्ड एंड यूज्ड बाय 50 persons अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस एंड ऑल ऑफ देम फाइंड दैट इट इज़ एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव। अब इस ऐड को देख के 50 लोगों ने क्या किया, उस टैबलेट को खरीदा और सबको पता लगा 50 के 50 लोगों का 15 किलो वेट कम नहीं हुआ। डिस्कस वेदर दीज पर्सनस कैन क्लेम प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड फॉर द कंपनी। हमें क्या करना है, अब हमें ये पता करना है कि न्यूज़ जो कंपनी ने ये न्यूज़ निकाली है, अब इसके हिसाब से क्योंकि उनका 15 किलो वेट तो कम नहीं हुआ, तो क्या वो इस सिचुएशन में कंपनी से कॉम्पनसेशन ले सकती है, ठीक है। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 lays down essential elements of a valid contract through such offer acceptance and intentions to create legal relations competence of parties। जो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी बात जो आपको बोली जाती है, ठीक है, वो कब लीगली एक्वायर होती है, जब वो एक जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, ठीक है, एक्सेप्टेंस हो, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशन एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, मतलब कि ये सारी क्लोजेस उसके अंदर मेंशन होते हैं, तब कहीं जाके आपकी जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। Main body, reward offered through advertisement. General offer, the advertisement issued by weight management company considers a great offer made to the public at large. A general offer can be accepted by anyone who perform these conditions। कब होगी? Legal position, legal position, a general offer becomes a binding contract when the condition is mentioned in the offer are fully performed, ठीक है। तो किसी भी ऑफर को बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाता है, जब कंडीशन मेंशन इन द ऑफर आर फुली परफॉर्म, जब वो चीज़ें फुली परफॉर्म की जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर डज नॉट रिक्वायर प्रायर कम्बिनेशन। जो है जनरल ऑफर जब आप किसी को करते हो तो उसके अंदर प्रायर कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन इटसेल्फ अमाउंट्स टू द एक्सेप्टेंस, ठीक है। द प्रिंसिपल वाज लेड डाउन बाय द फेमस कार्लिल वी कार्बोलिक स्मोक बोल्को। एप्लीकेशन टू द केस, अब केस के अंदर क्या है, कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि 5 लाख हर एक उस पर्सन को दिया जाएगा जिसका एक महीने में ये टैबलेट यूज़ करने के बावजूद 15 किलो वेट कम नहीं हुआ। तो द 50% परचेज, 50 लोगों ने परचेज किया, यूज़ द टैबलेट, नहीं हुआ उनको कोई ऐसा। कंक्लूजन क्या निकलता है, सिंस ऑल द कंडीशन ऑफ द जनरल ऑफर वर फुलफिल्ड, जनरल ऑफर की सभी चीज़ें जो है फुलफिल की गई थी, प्रॉमिस वॉज नॉट ऑनर्ड। प्रॉमिस वॉज नॉट ऑनर्ड का मतलब है भाई उन्होंने कहा था 15 किलो कम होगा लेकिन कम नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं ऑनर किया है। ईच ऑफ द 50% कैन लीगली क्लेम द प्रॉमिस रिवॉर्ड फ्रॉम द कंपनी। हर एक पर्सन जिसने इस टैबलेट को यूज़ किया है वो कंपनी से 5 लाख रुपए क्लेम कर सकता है, ठीक है।
contract with undisclosed principal. In the second situation, X entered into a contract and Y for the sale of 100 wheat bags, later discovering that Y was acting as an agent Z. ठीक है, तो देखो दूसरी सिचुएशन में क्या है कि X ने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया Y के साथ फॉर द सेल ऑफ 100 व्हीट बैग्स. X और Y का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई ये जो है ना ये 100 व्हीट बैग्स को सेल करेगा. लेटर उसे पता चला दैट वाई वॉज एक्टिंग एज अ जी. बाद में पता चला कि ये जो है ये किसी और पर्सन की उसके लिए काम कर रहा है. ठीक है, तो लीगल पोजीशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन एन एजेंट एक्ट्स on behalf of undisclosed principal, the third party has the right to proceed against or either the agent or the principal upon discovery. ठीक है, this right is subjected to the condition that the contract does not exclude the liability of the principal. Section 231 and 232 of the Indian Contract Act govern the situation. Application of the case. X was unaware that Y was acting as an agent of Z at the time of contract. X को नहीं पता था कि जब इन दोनों के बीच में डील चल रही थी तो Y जो है वो किसी थर्ड पार्टी से लिंक्ड था. On discovering principal X may choose sue either Y agent or Z for the price of wheat bags. अब जब उसे नहीं पता था, X जो अवेयर X was not aware of the condition of the deal between Y and C. तो इस टाइम पे X क्या कर सकता है, X जो है वो क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल अमाउंट 100 व्हीट बैग्स का. ठीक है, तो सेकंड केस से हमें क्या पता चलता है, X इज लीगली एंटाइटल्ड टू ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट X एंड Y एंड Z. X जो है वो लीगली एंटाइटल्ड है कि वो Y पे और Z पे जो है एक केस कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट बैग्स. ठीक है, अब देखो डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872. ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस मोडेस्ट ascertaining the price of goods in a contract of sale under the Sale of Goods Act 1930. ठीक है, तो मेन बॉडी क्या कहती है, नेचर एंड स्कोप ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. A contract of guarantee is defined under the section 126 of our Indian Contract 1872. The liability of the surety is governed by the section under 128 to 147. ठीक है, तो नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी क्या होता है, को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी. Section 128, the liability of surety is co-extensive with that of the principal debtor unless the otherwise agreed. This means the surety is liable to the same extent as the principal debtor. ठीक है, immediate liability. The creditor is not bound to the first proceed against the principal debtor. He may directly proceed against the surety. Secondly, about the absolute liability. Although the liability arises on default to the principal debtor, once the default occurs, the surety's liability becomes absolute. ठीक है, scope of surety's liability. तो liability limited by the contract. The surety's liability may be लिमिटेड बाय द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द गारंटी. आपको सिर्फ ये डिफाइन करना है कि सेक्शन 129 क्या कहता है, लाइबिलिटी लिमिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी क्या होता है. अ श्योरिटी इज द डिस्चार्ज इन द वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलीज टू द प्रिंसिपल दैट ऑन द लॉस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर. ठीक है, मॉडरेट असेंडिंग द प्राइस ऑफ स्केल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सेक्शन 9 ऑफ गुड्स Sale of Goods Act 1930 provides that the price in a contract of sale may be defined in various ways. Price fixed by the contract. Contract के अंदर अगर कोई चीज़ 2K की है तो वो 2K की ही शो की जाएगी. ठीक है, price fixed in an agreed manner. The contract may provide a method in a valuation by the third party. ठीक है, price determined by a course of dealings. Past dealings between the parties may determine the price. क्योंकि वो parties एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानती हैं
तो दिस रिलेशनशिप लीड्स देम टू द अ डिफरेंट प्राइस। रीजनेबल, ये सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या पता लगता है कि अलग अलग कंडीशंस के ऊपर प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। रीजनेबल प्राइस, when the price is not fixed or determined but the buyer shall pay a reasonable price depending on the market condition। जब प्राइस फिक्स्ड नहीं है लेकिन बायर को कम से कम एक रीजनेबल मार्केट प्राइस तो पे करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ द थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, इफ द वैल्यूएशन बाय द थर्ड पार्टी फेल्स ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ वन पार्टी द अदर मे क्लेम डैमेजेस। एक पार्टी की वजह से किसी दूसरी पार्टी का नुकसान हुआ है, ठीक है, और जब इन्होंने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तो ये पार्टी अपनी डैमेजेस को क्लेम कर सकती है, ठीक है। What is bailment? State the rights and duties of bailment and bailee. Define coercion and under influence. What are the difference between the two? ठीक है, तो bailment क्या होता है? Bailment है सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग, bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon the contract a good shall when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed in accordance to the डायरेक्शन ऑफ द बेलर। ये क्या कह रहा है कि ए है और बी है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये इसके पास ना कुछ सामान पहुंचाएगा, ठीक है। तो सामान पहुंचने के बाद उस सामान के साथ बी क्या करता है, इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन हिम। ये चीज़ यहाँ पे हमें पता लगती है। अब ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर, बेलर कौन होता है, ठीक है, बेलर होता है जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स को, सर्विसेज को। गुड्स यहाँ पे प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, भाई जो गुड्स वो पहुँचा रहा है उसके अंदर क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ही हैज़ टू डिस्क्राइब। वो किसी भी चीज़ को ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं रख सकता है। टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑफ द बेलमेंट, जो भी एक्सपेंस रहेगा एक चीज़ को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का, इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट बाय द बेलर, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द बेलीज फॉर बेलर्स डिफेक्टिव टाइटल, टू रिसीव बैक द गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ बेलमेंट, टू आइडेंटिफाई द बेली ऑफ बेलर्स डिसीजन, ठीक है। टू क्लेम रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, ये राइट्स ऑफ बेलर है उसके क्या अधिकार है। टू क्लेम रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, जैसे ही काम पूरा हो गया तो उसके पास जो है हक है पर्पस ऑफ अकम्प्लिशमेंट को लेने का। टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर मिसयूज ऑफ गुड्स, अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है चीज़ों का तो उसके पास पूरा हक है उस कॉम्पनसेशन को लेने का। टू क्लेम गुड्स बैक इन द सोर्स ऑफ द इनकंसिस्टेंट यूज, टू टर्मिनेट बेलमेंट इन केस ऑफ बेलीज डिफॉल्ट, जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं, क्यों, अगर उसमें बेली की गलती है तो, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली की ड्यूटीज़ क्या है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, भाई अगर वो गुड्स पहुंचा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनको अच्छी कंडीशन के अंदर पहुंचाए। नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स, जब तक ओनर की परमिशन ना हो उन गुड्स को यूज़ ना किया जाए। नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विदाउट कॉन्सेंट, बिना कॉन्सेंट के वो किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं कर सकता है। टू रिटर्न गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ बेलमेंट, टू रिटर्न एनी असर्शन टू द गुड्स, बेली के क्या राइट्स होते हैं, टू डिलीवर गुड्स एज पर बेलर्स डायरेक्शन, बेलर की डायरेक्शन पे उसको चीज़ें पहुँचानी होती है, ठीक है। टू डिलीवर गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट बेलर्स, ठीक है, जितने भी जॉइंट बेलर्स होंगे उसकी जिम्मेदारी होगी सबके पास सामान पहुंचाना। टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर बेलर्स डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट जब बेलर की गलती होती है तो वो कॉम्पनसेशन ले सकता है। कोवर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस, कोवर्जन सेक्शन 15, कोवर्जन का क्या मतलब होता है, किसी को मैनिपुलेट करना, अपनी बात जो है कैसे भी करके करवाना, जैसे वो इमोशनली ब्लैकमेल करके या फिर थ्रेटन करके, ठीक है, कोवर्स करना। कोवर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन इन द इंडियन पेनल कोड और लॉफुल डिटेनिंग प्रॉपर्टी विद द इंटेंसिटी टू कॉज एनी पर्सन टू
ठीक है, ये मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया है। अंडर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी कि किसी भी चीज़ की इन्फ्लुएंस, अल्कोहल की इन्फ्लुएंस, ड्रग्स की इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज़ की इन्फ्लुएंस होती है जब पर्सन जो है मेंटली अपना डिसीजन लेने के लायक नहीं होता है। जब आप किसी भी पर्सन को अल्कोहल की इन्फ्लुएंस में देखते हो तो आप काफ़ी बार देखते हो कि वो एक गलत डिसीजन बनाते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट देयर डिसीजन, इट वॉज अल्कोहल्स डिसीजन। इसीलिए जब भी वो किसी इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, कोवर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस में क्या फ़र्क होता है? कोवर्जन में फोर्स किया जाता है, मेंटल प्रेशर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। नॉट नेसेसरी, नेसेसरी, क्रिमिनल एंड अनलॉफुल, ये क्रिमिनल है, ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। ठीक है, सॉरी, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द पर्सन एलिजिंग कोवर्जन ऑन द डोमिनेंट पार्टी। ठीक है, ये सब आप अभी हमने डिस्कस किया है। Who is an unpaid seller under the Sale of Goods Act 1930? Compare the rights of lien and stoppage in the transit available to the unpaid seller. क्या होंगे? ठीक है, explain the principle that a seller is not obligated to disclose defects in goods under the Goods Act of 1930. ये कह रहा है कि भाई जो Goods Act 1930 है उसके हिसाब से एक सेलर को हक दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट के अंदर होने वाली गलतियों को ना बताए, उसके पास चॉइस है ना बताने की। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 45 ऑफ सेल गुड्स एक्ट 1930, अ सेलर डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। जब पूरा का पूरा प्राइस ना तो दिया जाए ना फिर टेंडर किया जाए, अ कंडीशनल पेमेंट सच एज टैक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज़ रिसीव्ड एंड कंडीशन हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड ड्यू टू डिसऑनर। ठीक है, राइट्स ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांसिट। Rights of lien, section 47 to 49. The right to lien is the right to an unpaid seller to retain the possession of the goods until the payment of the price. Goods must be in the possession of the seller. The seller must be unpaid, and the buyer must not waive the right of the lien. ठीक है, right of stoppage in transit, section 50 to 52. The right of stoppage in transit follows an unpaid seller to stop the goods while they are in the transit and regain possession of the buyer insolvent. Conditions क्या होगी? Condition होगी, the seller must be unpaid, the buyer must be insolvent, the goods must be in transit. Comparison between लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बीच में क्या कंपैरिजन है? पोजेशन, सेलर के पास पोजेशन होता है किसी भी चीज़ को ओन करना। ठीक है, जैसे आई पोजेस अ कार, मेरी एक गाड़ी है। ठीक है, तो गुड्स आर विद द कैरियर। यहाँ पे सेलर की चीज़ें होती हैं और गुड्स किसके पास होते हैं? कैरियर के पास, जो इन चीज़ों को कर रहा है। ठीक है, बायर्स इंसॉल्वेंसी, नॉट नेसेसरी, इसेंशियल, स्टेज बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिस्पैच, बिफोर डिलीवरी, नेचर रिटेंशन ऑफ गुड्स या रिगेनिंग पोजेशन। ठीक है, सेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स एंड केविटर्स एम्प्टर। द जनरल रूल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज द केविट एम्प्टर, मीनिंग द बायर मस्ट एग्जामिन द गुड्स बिफोर परचेजिंग। बायर को गुड्स को एग्जामिन करना आना चाहिए खरीदने से पहले। ठीक है, ये चीज़ सब पे लागू होती है। The seller is not bound to disclose if defects even when. सेलर के पास जो है हक है, राइट है कि वो गुड्स के अंदर होने वाली कमी को एक्सप्लेन ना करे। कब? द सेलर मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, द बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट, गुड्स आर सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन एंड आर unmerchantable. Thus, except in these cases, the seller is not obligated to disclose defects in the goods. ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक कंपनी में और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है? द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग business organizations and contractual
relationships aim to the ensure and certainty, fairness and protection to the parties of interest. On the other hand, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेन बॉडी, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। A company is governed by the Companies Act 2013, where an LLP is governed by the Limited Liability Partnership Act 2008. गवर्नमेंट लॉ क्या आता है? कंपनीज एक्ट 2013, LLP एक्ट 2008। लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। Liability, limited to unpaid share capital, limited to agreed contribution. Management, managed by board of directors, managed by the designated partners. Minimum member 2, 7 public, minimum 2 partners, ठीक है। Compliance more stringent, comparatively less stringent, separated combined, ठीक है। हाँ, कोवर्जन अंडर इन्फ्लुएंस मीनिंग, ये हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोवर्जन का और अंडर इन्फ्लुएंस का यहाँ पे क्या मतलब होता है। आप यहाँ पर इंडियन पैनल कोड को भी मेंशन कर सकते हो, ओके। डिफरेंसेस बिटवीन कोवर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस, फिजिकल फोर्स और थ्रेट, ये भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द प्रोसीजर? ओके, तो अब मैं आपसे अब वो 3 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिनकी मदद से आपको गिव अवे ऑफर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि गिव अवे ऑफर के अंदर मैं आपसे 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगी जिनका अगर आप सही जवाब सबसे पहले दोगे तो पहले 3 पर्सन्स को ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ बेलर? बेलर कौन है? सेकेंड क्वेश्चन इज, हु इज बेली? बेली कौन होता है? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवर्जन? कोवर्जन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके अपना आंसर बताना, और जो विनर्स को डिक्लेयर किया जाएगा हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यहाँ पर इन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पूछा है, ठीक है। अच्छा, डिफाइन द टर्म डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, ठीक है, और उसके प्रोविजंस क्या होते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ देसी बिसलाइक पार्टनर अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेन बॉडी। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC, आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं उनके पास डिजिटल सिग्नेचर होना नेसेसरी है, ठीक है। ऑब्टेनिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनका एक डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन भी नंबर होता है जिसका होना ज़रूरी है, ठीक है। Every designated partner must apply DPIN, which is unique identification number. Reservation of name, an application is made to reserved to the proposed name of the LLP, ensuring it is not identical or similar to the existence of entity, ठीक है। Filing the incorporation document, the incorporation document containing the details such as the name, proposed business address of registering office and details of partner is filled within the register. Issuance of certificate in incorporation, upon satisfaction the registrar issues a certificate of incorporation which is conclusive with evidence of the formation of LLP, ठीक है। एग्जीक्यूशन एंड फाइलिंग LLP एग्रीमेंट, द LLP एग्रीमेंट डिफाइन म्यूचुअल rights and duties of partners must be filed within the prescribed time of the incorporation. Second, meaning and
previous relationships to the designated partners. ठीक है, तो प्रोविजंस क्या क्या होते हैं? मिनिमम नंबर, एवरी LLP must have at least 2 designated partners. Resident requirement, at least one designated partner must be resident in India. कम से कम एक पार्टनर जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. Consent, a designated partner must give prior consent to act as such. कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, उनका एग्री करना मेंटली स्टेबल हालत में बहुत ज़रूरी है. DPIN रिक्वायरमेंट, DPIN रिक्वायरमेंट क्या होता है? ये उनका एक स्पेशल नंबर होता है. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग एनुअल returns, statement of accounts, ensuring statutory compliance. Penalties, in case of non-compliance, designated partners are liable to the penalties under the Act of 2008. ठीक है. Who are the designated partners under the LLP Act of 2008? Also discuss the disqualifications. ये क्वेश्चन हम यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके हैं. नया क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है? ठीक है, तो designated partners under the LLP Act 2008. Designated partners are partners designated to be responsible for the compliance of provisions of the LLP Act. LLP Act की जो भी compliance provisions होते हैं उनको डिफाइन करता है. ठीक है. एवरी LLP मस्ट हैव एट लीस्ट 2 designated partners. कम से कम 2 designated partners तो होने चाहिए. एटलीस्ट 1 designated partner must be the resident of India. इंडिया का एक सिटीजन ज़रूर होना चाहिए. ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी designated partners. और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही designated partners हो सकते हैं. ठीक है. डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट ऑब्टेन देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. DPIN बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड ensuring statutory compliance. Disqualifications for designated partner. A person shall be disqualified from being appointed as a designated partner if he had been declared of unsound mind by the competent court. अगर कोई भी कोर्ट डिक्लेयर कर देती है that this person is not healthy, mentally healthy, तो उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता है. He is an undischarged insolvent. जब भी वो एक प्रिजनर होता है तो उसकी स्टेटमेंट को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है. He has applied to be the adjudicated as the involvent, such as application is pending. He does not possess a valid DPIN. जब उसका कोई एक जो है इंडस्ट्रियल नंबर नहीं होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है. पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ LLP. Implications. Acts of partner done in the ordinary courses of business bind in the LLP. The LLP is liable for the acts of partners carried with authority. If a partner acts without authority, the third party knows the LLP is not bound. ठीक है. बाय लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ फ्रॉड. अब जब भी एक फ्रॉड होता है तो पार्टनर्स का उसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? इन केस ऑफ फ्रॉड द लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड द पार्टनर्स बिकम्स अनलिमिटेड. ठीक है. द पर्सन हु एक्ट्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और एनी पर्सन इज पर्सनली लाइबल. सच पार्टनर्स मे बी फेस्ड विद सिमिलर एंड क्रिमिनलिटी लाइबिलिटी. ठीक है. अदर इनोसेंट पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट अनलेस दे आर अवेयर ऑफ और इन्वॉल्व इन द फ्रॉड. ठीक है. स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन which is void ab initio. Past consideration is no consideration under the Indian Act 1872. State with reasons whether these are true or false. Silence cannot be prescribed as a mode of acceptance. अगर कोई पर्सन चुप होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होता है. ठीक है. अ lunatic can enter into the 175 contract. एक lunatic, which is a very fascinating name to put in the book. A lunatic can never enter in 75 contract. ठीक है. तो हम स्टेटमेंट पहले देखते हैं. A void contract is one in which
void ab initio. ये बात बिल्कुल सही है. A void contract is the one that is not enforced by law. When a contract is ab initio, it means it is void from the very beginning. ab initio का क्या मतलब है कि भाई वो जो चीज़ है ना वो ऑलरेडी void है, खाली है शुरू से ही. Agreement with the lack of essential elements such as lawful consideration, lawful object. जब lawful जो है lawful चीज़ों को consider ही नहीं किया जाता है, ना तो object को लिया गया है, किसी भी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया है, तो जब ये सब चीज़ें ही नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ही वॉइड है. ठीक है. पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द इंडियन एक्ट 1872. ये बिल्कुल गलत है. अंडर इंडियन लॉ पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन. पास्ट के अंदर जो भी हुआ है वो मैटर करता है सेक्शन 1872 के अकॉर्डिंग. ठीक है. सेक्शन 2D ये बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखो. सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन Contract Act recognizes past consideration when an act has been done at desire of the promisor. Thus, unlike English law, the Indian law has accept past considerations as well. Silence cannot be prescribed as a mode of acceptance. True. ठीक है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. यहाँ पर ये कह रहा है कि यू शुड गिव अ वर्बल कॉन्सेंट. जब तक आप वर्बली किसी चीज़ का कॉन्सेंट नहीं देते हो वो चीज़ आपकी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी. ठीक है. तो इसलिए आपका वर्बल कॉन्सेंट बहुत ज़रूरी है. अ लुनेटिक कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये बिल्कुल गलत है. अ लुनेटिक कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द लूसिड इंटरवल व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रांसैक्शन. Section 12 of the Indian Contract Act provides that a person of unsound mind can contract when he is of sound mind. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity versus contract of guarantee. Whistleblowing under LLP Act 2008, provision related to termination of agency, void versus illegal agreements, rules related to the change of name LLP firm, contracts of indemnity and contract of guarantee. ठीक है. ये क्या होता है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी promises to compensate the other for the loss caused by the promisor or the third party. यहाँ पर भाई ये दो पार्टी है. ठीक है. इसने ये कह दिया कि अगर आपका कोई नुकसान होगा हमारी वजह से तो हम आपको उस चीज़ के लिए पे करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस of his fault. It involves three parties: the creditor, principal, debtor and surety, and three contracts. Thus indemnity protects the loss against while guarantee ensures the performance of obligation. Whistleblowing under LLP Act 2008. Whistleblowing refers to the रिपोर्टिंग ऑफ इलीगल फ्रॉडुलेंट अनएथिकल एक्टिविटीज़ विद इन LLP. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई फ्रॉडुलेंट अनएथिकल एक्टिविटी चल रही है तो दे हैव टू रिपोर्ट. द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज़ हु डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन विदाउट रॉन्ग डूइंग. ये जो है एक्ट प्रोटेक्शन देता है उन पार्टनर्स को या फिर किसी भी पर्सन को जो ये चीज़ें डिस्क्लोज करता है बिना किसी का गलत चाहे. इफ़ द डिस्क्लोजर इज मेड इन गुड फेथ यानी कि किसी के भले के लिए, द विसल ब्लोअर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विक्टिमाइजेशन. जिसने इनका ये राज खोला है यानी कि जिसने बताया है उसको तो प्रोटेक्शन मिलती है, पेनल्टी मिलती है. दिस प्रोविजन प्रोमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन LLP. ओके. प्रोविजन रिलेटेड टू द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. एक एजेंसी जो है कब टर्मिनेट होगी? म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल, रिनोसिएशन ऑफ एजेंट बाय द एजेंसी बाय द एजेंट, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, इन्वॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है. टर्मिनेशन मे बी expressed or implied but reasonable notice is required in certain cases. Void or illegal agreement. A void is the one that is not enforced by the law but not prohibited.
एनफोर्स्ड, लीगली उस चीज़ को नहीं माना जाता है, बट वो चीज़ प्रोहिबिटेड भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट्स इन अनसर्टेन टर्म्स. एन इलीगल टर्म इज द वन एक्सप्रेस्ड बाय फॉरबिडन लॉ, सच इज द एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स क्राइम्स और fraud. The main difference is that the collateral transactions are allowed in void agreements but not allowed in illegal agreements. Rules related to the change of name, LLP form, passing a resolution of partners, ये सब चीज़ें जो है रिक्वायर्ड है. फिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रजिस्टर ऑफ LLP, ensuring the name of the name is not identical or undesirable, obtaining approved from the register. ठीक है. Once approved, a fresh certificate of incorporation is issued and the new name becomes effective from that date. All the very best for your exam. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नोट्स भी एक स्टूडेंट फ्रेंडली रेट पर परचेज़ कर सकते हैं. अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक नंबर मिलेगा. आपको उसे जस्ट मैसेज करना है, आई नीड द नोट्स, एंड वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे. ऑल द वेरी बेस्ट.